हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइट साइज इनसाइट अगेन। और आज की वीडियो कन्वेंशन वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है। आज ना ही हम कोई प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ना ही सोल्व करने के तरीके बताएंगे, ना ही आपको कोई रियल लाइफ फैक्ट्स बताएंगे। आज हम घूमेंगे एक मैथमेटिकल वंडरलैंड में। उसमें नई नई चीज़ों को ढूंढेंगे, खोज करेंगे, कहीं पे हम डेड एंड पे जाएंगे और हम बेसिकली एक जर्नी पे चलेंगे कि मैथ्स को टैकल कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे जो कि मैंने कल व्हाट्सएप के थ्रू मिला था अपने फ्रेंड से, और इस क्वेश्चन के बारे में बात करते चलेंगे कि कैसे सोल्व सवालों को करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। तो बेसिकली सवाल हमारा ये था कि मैथ का सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स में से एक इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स 1 - 1/x dx। इसकी लिमिट दी है 0 से 1। तो मैं एक अगर इस सवाल को आज से लगभग 1 साल पहले देखता तो मैं ट्राई भी नहीं करता कि इसे सोल्व करना कैसे है। क्योंकि पहली बात तो इनवर्स टेन का फंक्शन है, उसके अंदर कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। 1 - 1/x है और उसका इंटीग्रेशन करना है। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये सवाल सबसे ज़्यादा मुश्किल सवालों में से लगता है। तो मैंने इसको ट्राई किया और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने लगभग 24 घंटे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सवाल के ऊपर लगभग लगा दिए। 24 नहीं, आप 12 घंटे मानिए, क्योंकि एक पूरे दिन में बाकी और भी काम होते हैं। तो इसको सोल्व करने के मैंने 3 तरीके निकाले जिनसे मैं आंसर की तरफ नहीं पहुंचा। जब भी हम सवाल देखते हैं मैथ में तो हमारे दिमाग में मतलब इंडियन स्टूडेंट्स है, आप अगर यहाँ दिल्ली के आसपास पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में डाला जाता है कि उसे सोल्व करना है, सोल्व करना है, सोल्व करना है। लेकिन मैथमेटिक्स एक आर्ट या एक पोइट्री की तरह है जिसे आप जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो हम इन तीनों तरीकों की जर्नी में चलेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। और जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब पे मैं डालूंगा या नहीं भी डालूंगा तो इस वीडियो को एटलीस्ट मैं तो देख ही पाऊंगा जब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मैथ्स किसी दिन बढ़िया हो जाएगा और मैं देखूंगा कि मैं पहले अटेम्प्ट कैसे करता था। देखिए, पहली बात ये है कि मेरा मैथ्स बचपन से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ सोल्विंग सॉल्यूशन, या जिसे मैथ्स मानते हैं। हालांकि मैं इसे मैथ्स मानता नहीं हूँ, इसे एक नई चीज़ मानता हूँ। तो इसके 3 सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला सॉल्यूशन जो कि मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था, बेसिकली जो नॉर्मल मैथ्स के मतलब मैथ्स के स्टूडेंट तो मैं नहीं कहूँगा, 12th के स्टूडेंट्स के दिमाग में को अगर वे कोई भी फंक्शन करते हैं तो सोल्व करने के उनके पास बहुत ज़्यादा तरीके सिखाए जाते हैं, जैसा कि हमें भी सिखाया गया होगा। लेकिन जो हम नहीं सोचते, और जैसा कि फेमस फिजिसिस्ट पॉल डिरेक ने भी कहा था, एक इक्वेशन को सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है जब तक हम ये ना समझे कि वो इक्वेशन कर क्या रही है। तो हम एक बार के लिए इंटीग्रेशन को हटा देते हैं और सिर्फ ये समझते हैं कि ये फंक्शन होता क्या है, जो कि है टेन इनवर्स 1 - 1/x। अगर हम इसका फंक्शन इसकी इस फंक्शन को समझ जाते हैं कि ये एक्स के साथ क्या कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि 90% प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मली। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो ये तीनों सवालों की जर्नी है, मेरे को नहीं लगता कि इस तीनों जर्नी में मेरे को एक भी हायर मैथमेटिक्स का टूल यूज़ किया है। अगर कोई 10th मतलब 11th या 12th क्लास का स्टूडेंट भी देखेगा, या मैं 11th या 12th में जाके अपने आप को वीडियो दिखाऊं, तो जो समझने के टूल्स हैं वो उस एज में डेवलप हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा
हाई लेवल मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा और मेरे को हाई लेवल मैथमेटिक्स वैसे भी नहीं आता है, तो हम बेसिकली बात करेंगे। तो मेन चीज़ क्या थी कि इस फंक्शन को हमको समझना था, तो हम स्टार्टिंग करेंगे एक, हम इस वीडियो में इसको अपना एज ए प्रीमाइस मानेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, क्योंकि 10x का अगर आपको ग्राफ आता है तो इस पे आना काफ़ी ज़्यादा इजी है, वो ज़्यादा बड़ी कोई लीप नहीं है। तो बेसिकली इसका ग्राफ कैसे होता है, अगर ये वाई और एक्स एक्सिस पे मैं प्लॉट करूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये 0 पे से आ रहा है, और कुल मिला के हमने 10 10 10x का ग्राफ को 90 डिग्री टर्न किया। तो हम इससे आगे कैसे बढ़ेंगे, 1 मिनट के लिए मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरा ग्राफ सही है कि नहीं है, क्योंकि आगे की चीज़ इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, मेरा कैलकुलेटर, अभी मैं कैलकुलेटर फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ तो आपकी स्क्रीन पे बोर हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं, ये ग्राफ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में एक एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे। जब भी हम ग्राफ में एक्स को पे माइनस लगाते हैं तो ग्राफ मिरर हो जाता है। इस ये वाला टॉपिक अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, जो x है वो माइनस एक्स हो जा रहा है, और जो माइनस एक्स है वो x हो जा रहा है, तो इस तरफ का ये ग्राफ उस तरफ हो जाएगा। तो जो हमारे पास नया ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये टेन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ है। तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है, टेन इनवर्स माइनस ऑफ 1/x। अब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा था, क्योंकि अब तक हम ज़्यादा कुछ बड़ी लीप नहीं ले रहे हैं, हालांकि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लीप थी, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी जंप हमने नहीं ली थी। इसमें हमको क्या देखना है कि जब यहाँ पे x 0 था तो 0 पे ही था, अगर इसके अंदर जो हम टेन इनवर्स के अंदर जो पूरी फंक्शन है वो 0 कब हो रहा है, इन्फिनिटी पे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 0 और इन्फिनिटी आपस में फ्लिप हो रहे हैं। ऐसे आप इन्फिनिटी पे भी देख सकते हैं, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी थी वो वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे आ रही है, तो ये सिंपली इंटरचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी पे बिहेवियर था वो 0 पे बिहेवियर है, और क्योंकि ये टेन इनवर्स x का ग्राफ है, ये π/2, अगर इन्फिनिटी पे था तो यहाँ पे 0 पे π/2 आ जाएगा। और जहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1 तक जो कन्वर्जन हुआ था और जो उसके बाद इन्वर्जन हुआ है, अब वो भी फ्लिप हो जाएगा। तो आप इसको एक इंट्यूशन के लिए देखिए तो यहाँ पे ग्राफ ये फर्स्ट हाफ में ज़्यादा जल्दी डिप करेगा और ये ग्राफ इन्फिनिटी पे 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ हो सकता है। अब इसमें ये कर्व ऐसे क्यों नहीं गया और ऐसे क्यों गया, उसके लिए हम बेसिकली नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन की एप्लीकेशन देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन पॉइंट कहाँ आ रहा है, कर्व अप या डाउन कैसे हो रहा है। हम इतनी ज़्यादा अभी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम हर स्टेप को चेक करने के लिए एक बार कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। मैं इसमें एक बार कैलकुलेटर खोल ही लेता हूँ ताकि हम हर स्टेप को ग्राफिकली चेक कर सकें। जब हम 21st सेंचुरी में हैं तो हमें कैलकुलेटर यूज़ करना एक ज़्यादा बढ़िया बात तो मैथ में कभी भी नहीं होती, लेकिन अगर हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम, मेरी नज़र में हम स्टूपिड कहलाएंगे 21st सेंचुरी में, क्योंकि हम टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए ही बनाते हैं।
तो मैं नॉर्मली डेसिमल्स कैलकुलेटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। देखिए यहाँ इंडिया में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है, तो आप समझ ही जाइए। ये कैलकुलेटर लोड हो रहा है। ओके, बहुत ही थैंक यू मिस्टर इंटरनेट। तो हम अभी तक आ चुके थे tan इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय x। ओके, तो आप यहाँ से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये काम हम नॉर्मली हम बाय हैंड डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे। तो हमारा ग्राफ में जो थोड़ी सी गलती थी, या मैं कहूँ दो ऑप्शन थे, उनमें से ये वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। तो हमारा tan इनवर्स -1/x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये ग्राफ हमें नेगेटिव साइड में बनाना है, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें लिमिट 0 से 1 गिवन है। हम 0 से लेके 1 के बीच में ही अपना ध्यान लगाएंगे। अब लास्ट एंड फाइनल, ओके 11 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये वीडियो ऑफिशियली मेरे अलावा कोई नहीं देख रहा, और मैं भी शायद कभी देखूं। और तो हम नॉर्मल बातें कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वीडियो कोई भी नहीं देख रहा। शुरू का किसी ने देखा होगा। थैंक यू। अब मैं फ्यूचर रितेश अपने आप से बात कर रहा हूँ, अगर यूट्यूब के सर्वर ने वीडियो डिलीट नहीं किया। अगली ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते हैं। तो मिस्टर फ्यूचर रितेश, आप देख सकते हैं कि मैं पहले मैं कैसे यूज़ करता था, और मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता। फ्यूचर में आप देख रहे होगे क्या कोई गलती कितनी ज़्यादा हॉरिबल लग रही होगी। नेक्स्ट स्टेप इज tan इनवर्स -1/x, इसमें +1 करेंगे। अब देखिए, जो इन्फिनिटी पे बिहेवियर जो था वो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करने पे आ रहा था, tan इनवर्स x का इन्फिनिटी पे बिहेवियर। और मैं अगर इन्फिनिटी में +1 कर दूं तो बिहेवियर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बायस्ड हो सकता हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेटर यूज़ कर चुका हूँ, पर लॉजिक यही डिक्टेट करता है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसके अंदर की पूरी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और जो tan इनवर्स इन्फिनिटी पे बिहेवियर आता है वो tan इनवर्स 0 पे अभी भी आएगा। तो यहाँ पे +1 करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ा है नहीं। तो हमारा ग्राफ यहाँ पे वही π/2 से ही स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दे रहा हूँ तो tan के अंदर पूरा 0 आ जा रहा है, और tan इनवर्स 0 हमें पता है, वो जैसे कि मैं ऊपर भी देखा था, tan इनवर्स x 0 पे 0 आ जा रहा है। तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, तो 1 पे ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा। अब मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर रितेश समझ गया होगा मैं पहले कितना आलसी था। देखते हैं फ्यूचर में मैं कैसे कितना आलसी हूँ। तो जो ये बिहेवियर इन्फिनिटी पे शो कर रहा था वो बिहेवियर यहाँ पे 1 पे ही शो कर दिया। तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आएगा, वो पता नहीं ऐसे आएगा कैसे आएगा। देखिए ऐसा कुछ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, उसको हम मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से भी ये बात समझ सकते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी 99% नहीं है, मतलब कि 1% भी चांस नहीं कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो बेसिकली हमारे पास बिहेवियर कुछ सिंपल ही आएगा। उसको वेरीफाई करने के लिए फिर से हम डेसिमल्स कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। tan इनवर्स 1 - 1/x। तो हाँ, यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक इन्फ्लेशन पॉइंट आ रहा है, वो हम डिफरेंशिएशन से चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट 2 इन्फ्लेशन पॉइंट आ रहे हैं इसके बीच में,
और हमारा ग्राफ कुछ हो जाएगा ऐसे। अगर मैं ये बाकी सारे, और हमें उसके बाद का भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए हम नहीं करेंगे। अब देखिए, जो वो सवाल इम्पॉसिबल सा दिख रहा था वो हमने लगभग सोल्व कर दिया है। ये उसका ग्राफ है। एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, 0 से 1 के बीच में कर्व का एरिया देखना है। ये π/2 था, ये 1 था, तो ये एरिया π/2 से कम है। हमारा इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो π/2 से कम है। अब देखिए, मेरे को एक कम का साइन लगाते समय बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। पता नहीं है मेरी इस चीज़ की मैं प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो शायद मैं ये सही ही कर रहा हूँ। इंटीग्रल की वैल्यू π/2 से कम है, ओके, और वो नेगेटिव है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो इसका असली वैल्यू आती है, अगर हम इन कैलकुलेटर में पुट करें, किसी भी मैथमेटिक या डेस्क मोड में भी हो जाता है, तो इसकी वैल्यू -π/4 आ रही है। तो जो ये जर्नी थी इस सवाल को इस तरीके से सोल्व करने की, मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी कि हम समझ रहे हैं कि फंक्शन के साथ हो क्या रहा है, इंटीग्रल क्या होता है। हालांकि हमने 12th क्लास के तरीके से ये क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, जिसमें हम कुछ की वैल्यू इन सब्स्टिट्यूट वगैरह कुछ कुछ करते थे, और मेरे को ये तरीका ज़्यादा बढ़िया भी लगा। अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा एंड में मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि इससे मेरा आंसर तो आ रहा था, लेकिन ये पाई ये पाई की टर्म्स में क्यों आ रहा है, तो मेरे दिमाग में एक शंका जरूर आई। और मेरा फ्रेंड भी बाबा इंसिस्ट कर रहा था 12th के तरीके से। हालांकि मेरे को तरीका अच्छा नहीं लगता, लेकिन बढ़िया आंसर उसी तरीके से आता है। हालांकि मैं उसमें भी एग्जैक्ट आंसर की तरफ नहीं पहुंचा, लेकिन वो ये वाला तरीका मतलब बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, वही थोड़ा सा। हालांकि जो ये तरीका मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं यही तरीका पूरा सोल्व करने के बाद बताऊँगा। देखिए, मैं अपने आप के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें भी मैं वो एंटिसिपेशन या वो क्या कहते हैं उसे, अ, अ, ताकि आप वीडियो एंड तक देखें, जो यूट्यूब पे लोग करते हैं, मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। तो ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, लोगों को वेट करवाना। पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मैं अपने आप को वेट करवा रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, बेसिकली मैं पेन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि अब बेसिक वो पेन पेपर वाली कैलकुलेशन कर रही है। 10 इनवर्स 1 - 1/x dx, ये हमें इंटीग्रेशन करना था, और ये बिल्कुल कन्वेंशन तरीका है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में करूँगा, क्योंकि मेरे को तरीका पहली बार अच्छा नहीं लगा था। मैं इसको मान लेता हूँ 1 माइनस, थोड़ा सा ये पेन ज़्यादा अच्छा नहीं है क्वालिटी का, HP वेरी बैड। मैं मान लेता हूँ 1 माइनस, ओके, 1 - 1/x इज इक्वल टू tan थीटा। मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो आएगा 1/x² dx इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थी। आज जो मेरे साथ काफ़ी अच्छी बात हुई है, जो मैं अपने ऊपर प्राउड हूँ कि मेरे को tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन याद था। मेरे लिए काफ़ी रेयर है, तो आज मेरे को याद था, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे dx आ जाएगा x² सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये पहला सब्स्टिट्यूशन आ गया, और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीका है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा भी नहीं। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स x के अंदर tan थीटा पुट करें, तो tan से लगभग कैंसिल हो जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है। तो ज़्यादा मैं उस चीज़ पे एनालिसिस में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा dx, और लिमिट हमें चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले, जब x की वैल्यू 0 है, tan थीटा की वैल्यू -इन्फिनिटी है, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π/4।
π/2। और पता नहीं, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, ये वैल्यू आएगी π/2। ओके, जब x की वैल्यू 1 है, tan थीटा की वैल्यू 0 आ जा रही है, और थीटा की वैल्यू 0 आ जा रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर में कभी मैथमेटिशियन बना तो इस बात पे मैं केस भी करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि tan की वैल्यू -इन्फिनिटी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे होती है, सिर्फ -π/2 पे नहीं होती, 3 या 4π/2, मतलब इन्फिनिटी वैल्यूज़ होती है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वैल्यू आती है, और tan की भी ये उन पॉइंट्स पे वैल्यू आती है। तो मैं बेसिकली पॉइंट को पुट करके देख रहा हूँ और देखता हूँ कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है और वो हालांकि आंसर सही आ रहा है। तो वैल्यूज़ और लिमिट्स को पुट करते हैं, -π/2 से 0, थीटा dx की जगह हमारे पास आया था x² sec² थीटा d थीटा -π/2 से 0, और x² की जगह भी हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं मानूंगा कि हम थोड़े से लकी थे कि x भी थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, हालांकि नॉर्मली ये होता नहीं है। तो मैथ में कहीं ना कहीं तो आप लकी होएगे ही, क्योंकि इतने सारे पैटर्न पॉइंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं। यह आ जाएगा 1 - tan थीटा का इन्वर्स इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स को भी हमने थीटा की टर्म्स में पुट कर लिया और एक्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर लिया। जब ये चीज़ होती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, गेम खेलने से भी ज़्यादा अच्छा लगता है प्ले स्टेशन में, हालांकि मैंने खेला नहीं, पीसी पे खेलता हूँ। 1 - tan थीटा होल स्क्वायर sec² थीटा d थीटा -π/2। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा चुका हूँ, इसको हम काफ़ी जल्दी से सोल्व करेंगे। ये अंदर आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मैं नीचे की तरफ पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे cos² थीटा sec² थीटा d थीटा, मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ से कट जाएगा, और आपके अंदर यहाँ पे थीटा भी था, एंड में जो बचेगा 1 - sin 2 थीटा। ये मेरे को फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, मैं एक बार बीच के स्टेप्स लिखे थे जब हुआ था। और कैलकुलेटर में अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो इंडीड इसकी वैल्यू -π/4 आती है। तरीका मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसी टाइप के, हालांकि इसे आगे भी सोल्व करना वो मैंने नहीं किया, मेरे को नहीं पता कि इसे सोल्व कैसे करना है, लेकिन आप अपने आत्मा से पूछिए, ये इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन में कौन सा ज़्यादा देखने में बढ़िया लग रहा है। हाँ, मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरे को थोड़ा सिंप्लीफाई लग रहा है, क्योंकि थीटा और साइन थीटा नॉर्मल है, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। हालांकि अगर मैं इसको इस तरीके से फिर से सोल्व करूँगा, इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा, या इनफैक्ट थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 स्टेप बाद हम फाइनल आंसर तक इससे पहुंच सकते हैं। हालांकि मैं पहुंचा नहीं हूँ, मेरे को ऐसा सिर्फ लग रहा है, पर ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, और मेरे को याद आया जो मैंने आपको बीच में, पता नहीं मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, उसे क्या कहते हैं, आपको जिज्ञासा उत्पन्न करी थी कि इस चीज़ में गलत क्या है। देखिए, हम इसको बता नहीं सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जैसे कि ये tan इनवर्स x का ग्राफ को हम और आगे प्लॉट करते तो हम देखेंगे यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी टूट रही है, और जहाँ पे कंटिन्यूटी टूटती है तो इंटीग्रेशन हम वहाँ पे नहीं कर सकते, लिमिट को तोड़ते हैं। तो इस तरीके में हमें पता नहीं चलेगा। हम यहाँ पे लकी थे कि 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस ग्राफ है, लेकिन हमें नहीं पता कि
किस वैल्यू में कंटिन्यूस होगा, तो हमें सिर्फ उम्मीद पे जीना होगा कि वो फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस रहा होगा। तो ये तरीका मेरे को इसलिए भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। जो मैथमेटिशियन होता है इसीलिए वो इंटीग्रेशन से पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फिजिक्स में हम ऐसा शायद ही कभी किया होगा, लेकिन जब हम कोई भी रैंडम सवाल पे आए तो हमें एक बार कंटिन्यूटी देखनी चाहिए, इसलिए भी मेरे को ये तरीका अच्छा नहीं लगा। तो अब तक का ये तरीके काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थे और सही बताऊँ तो वीडियो बनाने लायक भी नहीं थे, फिर भी मैंने इन दोनों सवाल पे 25 मिनट बर्बाद कर दिए। अब मैं आता हूँ तीसरा तरीका, जो कि जिसके गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो ऐसा तरीका जिसके बारे में मेरे को वीडियो बनाने का मन किया। और वीडियो बनाना काफ़ी आसान भी है। पेन लिया, लिखा, रिकॉर्डिंग करी और यूट्यूब पे डाल दी, अच्छी बात है। वेरी गुड। तीसरा तरीका देखिए, ग्रैंड सैंडरसन 3 Blue 1 Brown चैनल है जिसका, वो हमेशा कहता है कि अगर कहीं पे भी पाई दिखे तो वहाँ पे सर्कल होना चाहिए, और इस सवाल के जवाब का आंसर -π/4 है, तो कहीं ना कहीं तो सर्कल होना चाहिए। तो मेरी परशूट थी कि मैं वो सर्कल ढूंढूं। दूसरी बात, यहाँ पे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है, tan या tan इनवर्स, तो ट्रायंगल होना चाहिए। तो वो ट्रायंगल कहाँ है? अब देखिए, हम सही में तो ये मैथमेटिक्स की गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा रैश ड्राइविंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक सवाल था, tan इनवर्स 1 - 1/x dx। सिंपल सा सवाल था, मतलब सिंपल तो नहीं है लेकिन ये सवाल था। अब हम इसमें कहीं ना कहीं से सर्कल ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं से ट्रायंगल ढूंढेंगे, और आपके लिए बोनस, मैं इसमें कहीं ना कहीं एक वेक्टर भी ढूंढूंगा। तो ये सारे टॉपिक एक जगह पे आके कैसे एक कॉकटेल बनाएंगे, ये मेरे को जर्नी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे अपनी, तो जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओके, पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे tan का फंक्शन गिवन है। अब इसकी साइड्स को मैं कुछ इस तरीके से लूँगा कि ये साइड x-1 और ये साइड x। आप समझ गए हो कि मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि tan थीटा आएगा x-1/x, और जिसे सिंप्लीफाई करने से हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड था, पर ये मेरे को इस आर्बिट्ररी क्वेश्चन में मिल गया। हमने एक विजुअलाइजेशन कर लिया कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं कि फंक्शन है क्या। इस कुछ भी नहीं है, ये फंक्शन इस ट्रायंगल में इस एंगल की वैल्यू है, क्योंकि रेडियंस में आएगी, क्योंकि वो हमारी नॉर्मल यूनिट होती है। तो ये फंक्शन, जहाँ पे हम थोड़ी देर पहले ग्राफ बना रहे थे, अब ये सिंपल एक ट्रायंगल का एंगल आ गया। ये स्टेप मेरे को काफ़ी 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 ज़्यादा बढ़िया लगा था, क्योंकि मैं उस जिसे देख के मैं पहली बार घबरा रहा था, वो सिर्फ एक ट्रायंगल का एंगल था। अब दूसरा स्टेप और भी ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सर्कल ढूंढने वाले हैं। और मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये जो हम रेस ड्राइविंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हॉरिबल एक्सीडेंट हमारा हो सकता है, और मेरे को पता भी नहीं है कि मैंने वो एक्सीडेंट किया है कि नहीं, क्योंकि अब मैं मैथमेटिकल रिगर्स से बाहर आके एक कैजुअल मतलब चीज़ों को इंटुइटिव एक, या फिर एक फिजिसिस्ट की नज़र में कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल करूँगा, और इसमें एक सर्कल ढूंढने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, जो दूसरा मूव है, मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे 90 डिग्री एक वो परपेंडिकुलर डालूंगा इसके इस वर्टिस से। अब क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल 90 - थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा है। और इस वर्टिस से जो ये लाइन जा रही है, अगर मैं इसको एक वेक्टर मान लूँ, जिसे मैं एल हेड वेक्टर मान लूँ, तो ये हमारा थीटा है।
और क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, मैं इसको एक वेक्टर इंटीग्रल के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और शायद क्योंकि मैं वेक्टर के रेल में आ जाऊं तो मेरे को कोई ना कोई सर्कल दिख जाए। तो अब जो ये हमारा पहले एक अजीब सा दिखने वाला फंक्शन था, उसको हमने एक ग्राफ में कन्वर्ट किया, उसको फिर हमने एक ट्रायंगल के क्वेश्चन में ट्रायंगल के एंगल में कन्वर्ट किया, और अब हम उसे रफली सेंस में एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा कुछ नहीं, ये अजीब सा फंक्शन हमारा एक वेक्टर था, और क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें इन्फिनिटी जैसा कुछ ना कुछ तो जोड़ना ही पड़ेगा। देखते ही वीडियो कितनी बड़ी हो गई। मैं कोशिश कर रहा था कि आधे घंटे में हो जाए, लेकिन अब तो हमारा सबसे मेन पार्ट स्टार्ट हुआ है। ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा माइंड कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो हमारी x की लिमिट थी 0 से 1। हम इस ट्रायंगल में x को 0 से 1 वेरी करते हैं और देखते हैं कि वेक्टर l क्या बिहेवियर शो कर रहा है। जब x थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं, ये मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब x की वैल्यू 0 है तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा। 1 पॉइंट भी यही है, सेकंड पॉइंट यही है, और थर्ड पॉइंट दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये साइड x-1 थी। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगी, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, आप समझे तो। और दूसरी साइड x थी तो 0 पे वो 0 है, तो एक लाइन है। तो हम देखिए ये वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा है। ये हमारा ग्रीन वाला जो वेक्टर था वो बिल्कुल नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, x की वैल्यू जब 0 थी। जब मैं x की वैल्यू को 1 से कम और 0 से बड़ा पुट करूँगा तो हमारे पास एक ठीक ठाक सा दिखने वाला ट्रायंगल आएगा, और उसके अंदर हमारा वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो हमारा वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। जब मेरी x की वैल्यू 1 हो जा रही है तो मेरे पास फिर से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरी इंट्यूशन ये कह रही है। मैथ में ज़्यादा इंट्यूशन की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिजिसिस्ट हूँ, मतलब फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, थोड़ी फिजिसिस्ट अभी हुआ नहीं हूँ, को बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वेक्टर इस तरफ आ जाएगा, या एक और पॉसिबिलिटी है कि इस पॉइंट के बाद भी ये कुछ इस एंगल पे रहे, क्योंकि हम यहाँ पे जब इस ट्रायंगल को काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इस डायरेक्शन में भी ही आए। ये मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे कैजुअल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं रहा हूँ। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि हम इसमें पाई कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि हमें इंटीग्रेशन दिया था, तो इंटीग्रेशन में क्या है, नॉर्मली इंटीग्रेशन को हम कहते क्या है कि जो भी थीटा है, जिस पॉइंट पे भी थीटा है उसको dx से मल्टीप्लाई करना है और उसको हर पॉइंट पे करते जाना है। जैसे कि हमारा ग्राफ में हम क्या कर रहे थे, थीटा इंटू डी एक्स, ये रेक्टेंगल, इन सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर रहे थे और इस एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे थे। ऐसा ही कुछ हम वेक्टर्स के साथ करेंगे। जो हमारा वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे dx से। dx है स्मॉल वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल, और उन वेक्टर्स को एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे। इस पॉइंट पे मेरे को कैलकुलेटर चाहिए और उसके लिए प्रोग्रामिंग करने आनी चाहिए, और वो प्रोग्रामिंग मैं करने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है उसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊँ। क्योंकि मैं हर वेक्टर को एक इनफाइनाइटली स्मॉल वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ दीज वेक्टर्स है, और इंटीग्रेशन करने का मतलब है मैं इन सारे वेक्टर्स को ऐड करूं, या इनफैक्ट इन सारे वेक्टर्स को इस dx से स्केल करके इनको ऐड करूं। तो मेरे पास ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर एक के बाद एक ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे, और अगर मेरी ये वाला पॉइंट सही है तो मेरे पास
आएगा, एक ऐसा कर्व आएगा, कुछ ऐसा। और इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल पॉइंट से को अगर मैं फाइनल पॉइंट से जोड़ दूं तो जो ये एंगल है, ये एंगल -π/4 आना चाहिए। तो इसके बारे में मैं कैलकुलेशन करूंगा और ये सही आया तो मैं काफ़ी खुश होऊंगा। बाकी और कुछ खुश होना नहीं चाहिए, अगर ये गलत आए तो मेरे को और ज़्यादा खुश होना चाहिए और ये बात निकालनी चाहिए कि इस पॉइंट में गलती कहाँ हुई, या इससे पहले भी कोई गलती हुई, या मैंने सिर्फ इसके इंटरप्रिटेशन में कोई गलती करी। तो हमें यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, क्योंकि पाई बाय सर्कल इस एंगल का फुल रोटेशन होता है 2 पाई, हाफ π/2, उसका क्वार्टर π/2 और उसका हाफ π/4। तो अगर मैं इन सारे वेक्टर्स को जो मेरे पास आए हैं dx से स्केल करके ऐड करूं तो ये फाइनल वेक्टर नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है और ये -π/4 आया है। और अगर मैं इसे फर्दर एक्सटेंड करूं, 0 से 1 के आगे करूं, तो ये रिवर्स हो जाएगा और ये एक स्पाइरल की तरह मूव करता जाएगा, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू हमेशा, ये पाई की वैल्यू हमेशा, क्योंकि हम एक के ऊपर एक ऐड कर रहे हैं, ये इनवर्ड की तरफ नहीं आ रही है। इसको समझने के लिए हम नॉर्मली इस ग्राफ को देख सकते हैं, क्योंकि इसकी एसेंटोप π/हाफ पे आ रही है। π/हाफ मतलब 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से ज़्यादा रोटेट नहीं करेगा और हम इनको जोड़े जाए तो हमारे पास ये आता जाएगा। और हमारा आंसर क्या होगा कि आंसर जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो हम देखिए कितने टर्न्स ले चुके हैं। एक टर्न 2 पाई, 2 पाई मीन्स 6.24 के अराउंड। और हमारी वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमारा वेक्टर कितनी बार टर्न किया। 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 6.28। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बताइएगा इन तीनों तरीकों को आप और एक्सटेंड करके फाइनल आंसर, फाइनल एंड ब्यूटीफुल एंड रिगरस एंड अनडाउटेबल आंसर -π/4 कैसे निकाल सकते हैं। मैं 3 तरीके शेयर किए, आपको किसी में गलती लगी हो आप उसको बताइए, या अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं, जिसकी मैं उम्मीद काफ़ी ज़्यादा, लेट मी पुट ए प्रोबेबिलिटी, ये वीडियो कोई पूरी देखे इसकी प्रोबेबिलिटी है पीक 1% और या 0.0001 के परसेंट के कुछ बीच में। तो देखते हैं, ओवर एंड आउट।